हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे लेबर कोड्स के बारे में। हम लोग बात करेंगे उन 4 लेबर कोड्स के बारे में जिन्होंने 29 लेबर एक्ट को कंसोलिडेट किया है। तो 2026 में ये एक्ट आया है और गवर्नमेंट ने रिसेंटली लगभग 30 गजट नोटिफिकेशन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबके समक्ष रखा है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो लेबर कोड को इसको इन्फोर्स करने के लिए नवंबर 21 2025 की डेट सबसे पहले निर्धारित की गई थी। लेबर कोड कम इनटू फोर्स अर्लियर अनाउंसमेंट। तो इसका जो अनाउंसमेंट जो अर्लियर हुआ था वो कहा गया था कि 21 नवंबर 2025 को इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन फिर इसके बाद ड्राफ्ट रूल पब्लिश्ड इन दिसंबर 2025, दिसंबर में ड्राफ्ट रूल पब्लिश कर दिया गया गवर्नमेंट के जरिए। और इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि जो भी फीडबैक्स आ रहे हैं इसमें नेसेसरी जो अमेंडमेंट किए जाने चाहिए उससे रिलेटेड जो फीडबैक्स आ रहे हैं उसको इसमें इनकलकेट किया जाए। इसीलिए इसको बोला गया ड्राफ्ट रूल्स। ठीक है। तो स्टैक होल्डर गिवन 1 मंथ फॉर सजेशंस एंड फॉर द ऑब्जेक्शंस। तो जो भी ऑब्जेक्शंस थे और सजेशंस थे स्टैक होल्डर्स को 1 मंथ की टाइम पीरियड उनको दिया गया कि आप अपने सजेशंस इसमें दीजिए ताकि हम इस ड्राफ्ट को कंप्लीट करके फिर फाइनल देश को पब्लिश कर सकें। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स स्टेटेड द सजेशंस फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप्स वर एग्जामाइन। तो डिफरेंट जो ग्रुप्स थे स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने अपने अपने 1 मंथ के अंदर सजेशंस और ऑब्जेक्शंस दिए और जिसको फिर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे इन लोगों ने क्या किया, इसको एग्जामाइन किया और इससे रिलेटेड जो भी नेसेसरी जो भी स्टेप्स लिए जा सकते थे, जो भी प्रोविजन इसमें इनकलकेट किए जा सकते थे उन्होंने इसमें किया। तो बाद में फिर इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने कहा कि सम माइनर अमेंडमेंट इसमें इंक्लूड किया गया है फाइनल रूल्स में। तो मई 8 एंड मई 9 को 2026 को क्या किया, गवर्नमेंट 30 गजट नोटिफिकेशन के साथ गवर्नमेंट आई और उसका जो बेसिक पर्पज था वो ये था कि इन 4 लेबर कोड्स को इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है। तो ये जो 4 लेबर कोड्स थे इन्होंने 29 ओल्ड जो लेबर लॉज थे इसको अपने अंदर इनकलकेट किया, इसको कंसोलिडेट किया। ठीक है। और ये जो एक्ट्स थे पहले के वो रिलेटेड बेसिकली ये जो लॉ जो कि इस 29 कोड्स में इनकलकेट किया गया वो बेसिकली वर्किंग आवर से रिलेटेड है, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, वेजेस से रिलेटेड है, ट्रेड यूनियन राइट्स और रिटायरमेंट बेनिफिट से रिलेटेड ये लॉज रहे हैं जो कि 4 लेबर कोड्स में कंसोलिडेट किए गए हैं। ठीक है। तो सून आफ्टर नोटिफिकेशन क्या हुआ कि लोगों का प्रोटेस्ट स्टार्ट कर हो गया, उन्होंने इन कोड्स को रिपील करने की बात कही। ठीक है। तो सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन जो हैं अब उनके जो लोग थे वो लोग अब साथ में जनता के साथ इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया क्योंकि इनका कहना ये था कि ये एंटी वर्कर और ये एंटी वर्कर है और साथ ही साथ अपोजिशन पार्टी क्रिटिसाइज्ड द रूल्स एंड कॉल देम एंटी वर्कर एंड अपोजेस देम। तो इस तरीके से जो भी अपोजिशन था, जो भी ट्रेड यूनियंस थे और जो भी इससे अफेक्टेड लोग थे उन लोगों ने इसको एंटी वर्कर कह करके इसको अपोज किया और प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद उसके बाद फिर क्या हुआ इसमें कि जो बैकग्राउंड ऑफ द 4 लेबर कोड्स, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द 4 लेबर कोड्स सिंपली सिंप्लीफाई द लेबर लॉज एंड रिमूविंग द ओवरलैपिंग प्रोविजंस। तो जो 29 लेबर से रिलेटेड जो भी एक्ट्स थे उनमें बहुत से ऐसे प्रोविजंस थे जो कि एक लॉ में भी थे और दूसरे लॉ में भी थे, यानी कि वहां पर जो प्रोविजंस थे उनकी ओवरलैपिंग हो रही थी। इसको खत्म करने के लिए ये 4 लेबर कोड्स लेकर के आया गया ताकि इनके बीच में जो ओवरलैपिंग हो रही है उसको खत्म किया जा सके। इस और ये जो लेबर कोड्स जो बनाए गए हैं वो बेसिकली हैं कोड्स ऑन वेजेस, कोड्स ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। तो ये 4 वो कोड्स हैं जिनके अंतर्गत 29 लॉज को कंसोलिडेट किया गया है और इनके बीच में वो जो भी प्रोविजंस थे जो कि ओवरलैप
हो रहे थे उनको खत्म किया गया है, उनको सिर्फ एक ही जगह पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो कंसल्टेशन बिफोर फाइनल नोटिफिकेशन, ठीक है, तो इसमें क्या ड्राफ्ट रूल पब्लिश्ड कब किया गया था? 2025 में। तो वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशंस और इंडस्ट्रीज और जो अदर स्टेक होल्डर्स थे, इन सब ने अपने अपने रिस्पॉन्सेज को सबमिट किया और गवर्नमेंट ऑफिशियल जो थे उन्होंने इसको, इसमें से जो चीजें थी उनको, रिक्वायर्ड जो चीजें थी उनको इनकलकेट किया और फाइनल रूल जो है माइनर चेंजेस के साथ इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, इसी को हम कहते हैं मॉडर्न लेबर फ्रेमवर्क इज रेडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो रूल्स रिलेटेड टू मिनिमम वेजेस एंड फ्लोर वेजेस से जो है वो कुछ इस तरीके से हैं। रूल्स रिलेटेड टू मिनिमम वेजेस अंडर द कोड ऑफ वेजेस, इसमें हुआ क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट विल सेपरेटली स्पेसिफाई द क्राइटेरिया फॉर द मिनिमम वेजेस। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मिनिमम वेजेस से रिलेटेड जो भी क्राइटेरिया होंगे वो टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट इसको सेपरेटली स्पेसिफाई करेगी। तो वेज रेट्स फिक्स्ड ऑन, तो जो वेज रेट है उसको फिक्स किया गया किस तरीके से? आवरली बेसिस पे फिक्स किया गया है, डेली बेसिस पे फिक्स किया गया है और मंथली बेसिस पे फिक्स किया गया है। ठीक है, तो ये तीन वो क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे वेजेस को फिक्स किया गया है न्यू जो कोड है वेजेस से रिलेटेड उसमें। तो इस तरीके से जो आवरली वेज अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसमें क्या करना किया गया है, उसमें उसमें 8 से डिवाइड किया गया। डेली वेजेस विल बी डिवाइडेड बाई 8 टू कैलकुलेट द आवरली वेजेस। तो जो आवरली वेजेस हमें कैलकुलेट करना है वो हम 8 से डिवाइड करेंगे डेली वेज को, तो जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारी क्या, आवरली वेजेस। ठीक है, अब जो भी हमारी डेली वेजेस कैलकुलेट की गई है, अभी तक डिसाइड की गई है, उसमें 26 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमें मिल जाएगा मंथली वेजेस। यानी कि ये जो 26 है ये नंबर ऑफ डेज हैं इसमें, वन मंथ का, वन मंथ में 26 डेज वर्किंग रहेगा और इन 26 डेज को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे डेली वेज से तो हमको मंथली वेजेस जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, और जो भी डेली वेज है, ठीक है, उसको जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं 8 से, तो ये 8 क्या है, आवर है। ठीक है, आवर पर डे, यानी कि एक दिन में 8 आवर्स हमें कैलकुलेट करना है और 8 डे का अगर हम मान लेते हैं कि 2000 अगर हमारी वेज है वन डे का, तो इसको 8 आवर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो पर आवर क्या वेज वेज होगा वो यहाँ फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो रूल्स रिलेटेड टू फ्लोर वेज, तो सेंट्रल एडवाइजरी जो बोर्ड है उससे कंसल्टेशन किया गया है। द गवर्नमेंट में कंसल्ट द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड वाइल फिक्सिंग द फ्लोर वेज। तो फ्लोर वेज को जो डिसाइड करना है ये सेंट्रल एडवाइजरी जो बोर्ड है उससे कंसल्टेशन के बाद डिसाइड किया जाएगा। ये फ्लोर वेज विल कंसीडर, तो जो भी फ्लोर वेज होगा वो क्या क्या कंसीडर करेगा कि फूड पे क्या एक्सपेंसेस हो रहा है, क्लॉथिंग रिक्वायरमेंट जो है उस पर क्या एक्सपेंसेस हो रहा है। ठीक है, जो भी घर की नीड है और उससे रिलेटेड जो नीड्स है उस पर क्या एक्सपेंडिचर है, और साथ ही साथ अदर जो नेसेसरी लिविंग कंडीशंस हैं उन पर क्या एक्सपेंडिचर है, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, और जो भी होम में अदर रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल वाटर बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर के चार्जेस हो गए, ड्रिंकिंग वाटर के, तो इस तरीके के जो चार्जेस हैं वो सब इसमें आएगा, अदर लिविंग नेसेसरी कंडीशंस में आएगा। तो इस तरीके से जो फ्लोर वेज डिसाइड होगा वो इन 4 प्राइमरी फैक्टर पे डिसाइड किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं रूल्स रिलेटेड टू वर्किंग आवर। तो जैसे वर्किंग आवर के बारे में मैंने पहले ही बताया कि 8 आवर्स की वर्किंग है, 8 AM टू 5 PM। ठीक है, तो इस तरीके से 8 AM टू 5 PM का टाइम डिसाइड किया गया है। तो इस तरीके से 8 टू 5 के बीच में अगर हम काउंट करें तो लगभग 9 आवर्स होंगे। तो इस 9 आवर्स में क्या होगा, इस 9 आवर्स में लंच ब्रेक भी होगा। ठीक है, तो लंच ब्रेक भी है, तो ओवरऑल देखा जाए तो 8 आवर्स जो होंगे वो वर्किंग आवर्स होंगे। तो नॉर्मल वर्किंग डे फॉर डेली वेज वर्कर्स विल बी 8 आवर्स, तो 8 आवर्स हमारा है। तो वीकली वर्किंग आवर ऑफ अदर एम्प्लॉयज कैन नॉट एक्सीड 48 आवर्स। तो
वन डे में अगर हम बात करें तो लगभग 8 आवर्स के अप्रोक्सीमेट हमें वर्क करना है, काम करना है। लेकिन हम अगर वीक की बात करें तो एक वीक में 48 आवर से ज्यादा हमें काम नहीं करना है। तो 48 आवर जो है वो मैक्सिमम आवर है वीकली, वीक में। वन वीक में 48 आवर और वन डे में 8 आवर। ठीक है, ये हो गया। रूल्स रिलेटेड टू वेज स्लीप, जो भी एम्प्लॉयर्स होंगे ये मैंडेटरी है कि वो अपने वर्कर्स को वेज स्लिप प्रोवाइड कराएं कराएं। और ये जो वेज स्लिप होगी ये इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है और फिजिकल भी हो सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक वेज स्लिप और और फिजिकल जो वेज स्लिप है ये दोनों की दोनों क्या है, ये दोनों ही वैलिड है। तो चेंजेस इन दी सोशल सिक्योरिटी रूल, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो रूल्स हैं उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं। तो उसमें जो मेजर चेंज है उसमें ये है कि सोशल सिक्योरिटी चेंजेस 12 एग्जिस्टिंग रूल। तो टोटल 12 ऐसे एग्जिस्टिंग रूल्स हैं जो कि चेंज किए गए हैं। उसमें से जो बहुत ही प्रोमिनेंट है वो कुछ इस तरीके से है कि जो इम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस जो रूल्स रहा है 1950 का, उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड अपलेट ट्रिब्यूनल रूल जो 1997 का है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और इसका पर्पज टू क्रिएट मोर इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। तो जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम गवर्नमेंट क्रिएट करने का प्रयास कर रही है उसमें इंटेंशन यही है कि इसको बहुत ज्यादा इंटीग्रेट किया जा सके और लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, रूल्स रिलेटेड टू ट्रेड यूनियन एंड रिएक्शंस। तो ये इसमें देखते हैं हम लोग क्या क्या मेन चीजें हैं। रूल्स अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, तो ये है कोड किससे रिलेटेड, इंडस्ट्रियल रिलेशन से। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी यूनियन मेंबरशिप है, ठीक है, तो यूनियन मेंबरशिप हो गई, मेंबरशिप इन एस्टेब्लिशमेंट। तो इसमें बेसिकली ये बात हो रही है कि यूनियन मेंबरशिप यानी कि कोई भी अगर इंडस्ट्री है उसमें कोई यूनियन है, अगर टोटल जो नंबर है, टोटल नंबर ऑफ जो वर्कर्स हैं उसका 30% जिस भी यूनियन में इंप्लॉयज होंगे, ठीक है, यानी कि इंडस्ट्री में कोई भी जो मान लीजिए 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं किसी इंडस्ट्री में, 30 जो है किसी एक यूनियन में के मेंबर हैं, तो यही यूनियन सोल अथॉरिटी होगी, रिकॉग्नाइज एज सोल निगोशिएटिंग यूनियन। तो यही जो 30% 30% मेंबर जिस भी यूनियन के मेंबर होंगे वही यूनियन मानी जाएगी कि इसी के पास अथॉरिटी होगी निगोशिएशन करने की। ट्रेड यूनियन विद एटलीस्ट 30% मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज द सोल निगोशिएटिंग यूनियन। तो जो वो यूनियन जिसमें इंडस्ट्री के 30% वर्कर्स मेंबर हैं बस वही यूनियन अथोराइज्ड होगा निगोशिएशन के लिए। तो इन सभी चीजों को देखते हुए फिर ट्रेड यूनियन का अपना रिएक्शन देखने को मिला। इन लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। इन्होंने कहा कि हम कोड को रिजेक्ट कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी रूल्स में अमेंडमेंट हुए हैं वो लेबर फ्रेंडली नहीं है, बल्कि ये इंडस्ट्री के को फेवर करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका कहना है कि वर्किंग आवर्स की जो हमारी डिमांड थी वो नहीं एक्सेप्ट की गई है। मिनिमम वेजेस से रिलेटेड हमारे जो कंसर्न थे उसको भी एड्रेस नहीं किया गया है। ट्रेड यूनियन जो राइट्स से रिलेटेड जो इश्यूज है उसको भी इसमें कोई जगह नहीं दी गई है। सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन को लेकर के भी जो हमारी डिमांड थी वो भी फुलफिल नहीं की गई। तो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि नोएडा वगैरह में बहुत ज्यादा आगजनी और तोड़फोड़ हुई थी लेबर्स के जरिए। ठीक है, नोएडा साइड में, तो वो सारी चीजें जो हम लोगों ने रेस्पॉन्स देखा वो यही रेस्पॉन्स था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ द अपोजिशन पार्टीज। तो जो भी अपोजिशन पार्टीज थी उन लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया, किस बेसिस पे, खासतौर से सीपीआईएम। इसने क्या बोला कि असेंबली इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर्ड, रूल्स नोटिफाइड आफ्टर द रिजल्ट, ये सब। तो इसमें बेसिकली इन लोगों का कहना ये है कि ये पार्टी जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ये इलेक्शन वगैरह को देखते हुए उस हिसाब से ये इसको लेकर के आने का प्रयास कर रहे हैं। बेसिकली इनका टारगेट ये है कि इनकी जो टाइमिंग रही है इसको, इस लेबर कोड को कोडिफाई करने की फॉर कोर्ट्स में, ये बेसिकली जो है इलेक्शन से इन्फ्लुएंस्ड है। और ये बेसिकली
इलेक्शन के जो रिजल्ट हैं उसको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी अपोजिशन पार्टीज रही है उन्होंने कहा कि इस लेबर कोड को रिजेक्ट रिजेक्ट करना चाहिए, रिजेक्ट करिए इसे। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या एसोसिएटेड चैलेंजेस इस लेबर राइट से रिलेटेड अभी है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये है कि फियर ऑफ वर्किंग वर्कर्स राइट, फियर ऑफ वीकनिंग वर्कर्स राइट। तो इसमें ये जो कोडिफाई किया गया है 29 जो लेबर एक्ट है, इससे बेसिकली चैलेंजेस जो उठ रहे हैं वो ये है कि वर्कर्स के जो राइट्स है उसको यहाँ पर कमजोर किया गया है। ट्रेड यूनियन फियर दैट द वर्कर्स में लूज द बार्गेनिंग पावर, जो भी वर्कर्स की बार्गेनिंग पावर अब तक रही है वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिख रही है, और एम्प्लॉयज में गेन द ग्रेटर कंट्रोल, और जो भी इंडस्ट्रीज होंगी एम्प्लॉयज होंगे उनका वर्कर्स पर जो कंट्रोल होगा वो ज्यादा होगा। लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन दी वेज फिक्सेशन। ठीक है, तो लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन वेज फिक्सेशन इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि हम वेज से रिलेटेड जो भी क्राइटेरिया है वो सेपरेटली नोटिफाई करेंगे, इस कोड में नहीं डाल रहे हैं उसको। तो एक तरीके से ये क्या है, ये एक तरीके से धूल मूल रवैया इसको हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट अनसर्टेन है इस चीज को लेकर के, और वर्कर्स को के दिमाग में भी इसने अनसर्टेनिटी इनकलकेट कर दिया है, क्योंकि एक्चुअल जो वेज लेवल क्या होगा वो दिख ही नहीं रहा है किसी को, वो पता ही नहीं है कब न वेज क्राइटेरिया नोटिफाई होगा और उसमें जो होगा तो क्या चीजें उसमें होंगी, इस पर कोई क्लैरिटी है नहीं। तो इस तरीके से ये एक क्लैरिटी होनी चाहिए थी जो कि नहीं है। दूसरा जो कंसर्न है वो है वर्किंग कंडीशंस को लेकर के, कि वर्किंग कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, इस पर गवर्नमेंट भी क्लियर नहीं है। हो सकता है कि जो है लोगों को ये ज्यादा काम करने के लिए प्रेशराइज किया जाए। ठीक है, क्यों प्रेशराइज ज्यादा किया जा सकता है, किस बेसिस पे, ओवर टाइम के बेसिस पे। ठीक है, ओवर टाइम के नाम पर प्रेशराइज किया जा सकता है लोगों को। तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन वरी दैट वर्कर में फेस प्रेशर फॉर लॉन्गर वर्किंग आवर। ठीक है, और दूसरा है कि लेबर प्रोटेक्शन में वीकेन इन प्रैक्टिस, तो देखा जाए तो इसको इसे भी वीक किया गया है। इसके बाद है रिडक्शन इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्मॉलर यूनियन। 30% तक का कोई कोई ऐसा यूनियन है जिसमें इंडस्ट्री के 30% मेंबर्स हैं, उसके बारे में तो बात की गई, लेकिन जो स्मॉलर यूनियन है उनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो रिकॉग्निशन ऑफ ओनली दी निगोशिएटिंग यूनियन, जिनके अंदर 30% इंप्लॉयज जिनके हैं, और वो यूनियन जो जो इस छोटे यूनियन है उन पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया, उनके बारे में उनको बेसिकली देखा जा रहा है कि उनको निगलेक्ट किया जा रहा है। रिड्यूस द रोल ऑफ स्मॉलर यूनियन, जो भी स्मॉलर यूनियन है उनको जो है क्या किया जा रहा है, उनको उनको ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, उनकी पावर को रिड्यूस कर दिया जा रहा है। और लिमिट द डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कर्स, तो इस तरीके से वर्कर्स बहुत टाइप के होते हैं, कुछ बड़े यूनियन के मेंबर्स होते हैं, कुछ छोटे यूनियंस के होते हैं। जब छोटे यूनियंस के मेंबर्स की बात को नहीं सुना जाएगा, दरकिनार कर दिया जाएगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अपने आप में, तो इसको भी सुना जाना चाहिए। डिफिकल्टीज इन स्टेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन, तो स्टेट लेवल पर जब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो प्रॉब्लम वहां पर भी आनी ही आनी है। ठीक है, लेबर इज कनेक्टेड विद बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड डिफरेंट स्टेट में इम्प्लीमेंट द रूल्स डिफरेंटली, तो जो भी लेबर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अटैच होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट से भी अटैच होते हैं। तो जो इनकी जो पॉलिसी होती है दोनों की ही पॉलिसी का सीधा इम्पैक्ट लेबर्स पे आता है। ठीक है, तो लेकिन जो है जब रूल्स को इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो स्टेट उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, तब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस तरीके से स्टेट पूरे नेशन के लेवल पर अगर हम देखे हैं तो उसमें होमोजेनिटी की जो बात होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं मिस हो रही, क्योंकि स्टेट उसको अपनी फैसिलिटी के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। और लैक ऑफ अवेयरनेस एमंग दी वर्कर्स, तो मेनी वर्कर्स स्पेशली इन द इनफॉर्मल सेक्टर, जो इनफॉर्मल सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनको इसकी अवेयरनेस ही नहीं होगी। सबसे बड़ा दिक्कत तो ये है कि लोगों को अपने अधिकारों के बारे में इस देश के अंदर पता ही नहीं होता है कि मेरे क्या क्या अधिकार हैं। तो इस लेबर कोड में जो चेंजेस किए गए हैं, इनफॉर्मल सेक्टर के जो वर्कर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ दी वर्कर्स जो है वो अनएजुकेटेड होते हैं या कम एजुकेटेड होते हैं, और उनको इतना टेक्निकल जो नॉलेज होता है उनको समझ में नहीं आता।
ठीक है। तो इस तरीके से अवेयरनेस की कमी कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल सकती है। मे नॉट अंडरस्टैंड दी न्यू रूल, क्यों नहीं अंडरस्टैंड, क्योंकि मे नॉट नो दियर लीगल राइट्स, इसलिए क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं ये। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एटलीस्ट उनको सिंपल टर्म में उनको बताया जाए। ठीक है। अपोजिशन एंड प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वी अपोज, मतलब कि इस तरीके की चीजें हो रही हैं। कंटिन्यूअस प्रोटेस्ट बाय द ट्रेड यूनियन क्रिएट इंडस्ट्रियल टेंशन आफ्टर स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, आफ्टर द स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन। तो जो भी इंडस्ट्रियल टेंशन है, यानी कि इसकी वजह से जो है अपोजिशन जो हो रहा है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज की स्मूथ फंक्शनिंग थी वो हिंडर्ड हो रही है, और इस कोड की इम्प्लीमेंटेशन भी स्मूथ नहीं है, वो भी इम्पैक्ट हो रही है, और कंटिन्यूअस प्रोटेस्ट अभी भी चलते आ रहे हैं। तो वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो वाइडर कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर्स, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको, उनसे काफी डिस्कशन होना चाहिए था, और स्टेक होल्डर्स की जो संख्या है उसको भी बढ़ाए जाने की जरूरत थी, ताकि वाइडर जो ओपिनियन है लोगों का उसको कहीं ना कहीं देखा जा सके। तो रेगुलर डिस्कशन विद द ट्रेड यूनियन। तो हम अभी भी क्या कर सकते हैं कि ट्रेड यूनियंस जो हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, उनसे उनका ओपिनियन फिर से लिया जाना चाहिए, और उनके ओपिनियन को इनकलकेट किया जाना चाहिए। ठीक है। इंक्लूड दी वर्कर्स, इंक्लूड दी वर्कर्स इन दी पॉलिसी डिसीजन, यानी कि जो भी वर्कर्स की जो डिमांड है या वर्कर्स की जो ओपिनियन है उसको भी पॉलिसी में इनकलकेट किया जाना चाहिए। और जो वेज पॉलिसी जो है उसको क्लियर किया जाना चाहिए कि हम सेपरेटली इसको जो है नोटिफाई करेंगे, ये कोई बात नहीं होती है। इसको भी जल्दी से नोटिफाई करके क्लियर किया जाना चाहिए कि आफ्टर ऑल जो क्या है हमारा वेज का, वेज से रिलेटेड जो एस्पेक्ट है, क्या मिनिमम वेज या क्या मैक्सिमम वेज हमारा होगा, ये जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाना चाहिए। स्ट्रांग प्रोटेक्शन फॉर दी वर्कर्स, इफेक्टिव वर्क कंप्लेंट सिस्टम, जो वर्क कम से रिलेटेड या जो एम्प्लॉयर से रिलेटेड जो कंप्लेंट्स हैं, या कोई डिस्प्यूट अगर होता है तो उससे रिलेटेड जो भी कंप्लेन होंगे उसके पहले तो एक सिस्टम ऐसा बनाया जाना चाहिए जहां पर इजीली कंप्लेन किया जा सके, और एक बार जब कंप्लेन हो गई तो लीगल सपोर्ट होना चाहिए वर्कर्स के बाद, ताकि उनकी उनकी बातों को सामने रखा जा सके, और क्विक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का भी एक प्रावधान होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी डिसीजन दिया जा सके। अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर दी वर्कर्स, डेफिनेटली अगर लोगों को अपने अधिकार के बारे में पता ही नहीं है तो एक्ट और रूल्स और पॉलिसी लाने का कोई मतलब रहता नहीं है। ठीक है। तो लोगों को अवेयर किए जाने की जरूरत है। तो लोकल लैंग्वेजेज में लोगों को बताया जाना चाहिए, रूरल एरियाज में जाकर के लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए, और इंडस्ट्रियल रीजन में तो जरूर जाकर के बताना चाहिए कि क्या उनके राइट्स हैं एज पर एज न्यू फॉर लेबर कोड के लिहाज से, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो जब भी लोग इन्फॉर्म्ड होंगे तो उनको अपने राइट्स, बेनिफिट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जब उनको पता होगा तो उनका कोई भी शोषण नहीं कर सकता, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी शोषण नहीं कर सकता। बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तो ये जो कोड है, इसको जब इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो इसको होमोजीनियस, ठीक है, तो होमोजीनियस बनाने के लिए क्या करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को आपस में कोलैबोरेट करना चाहिए, आपस में बात करनी चाहिए, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना चाहिए, एक दूसरे और कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश करते हुए यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर किया जाना चाहिए, और किसी भी तरीके का जो कंफ्यूजन है उसको अवॉइड किया जाना चाहिए, उसको सॉल्व किया जाना चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ जो सोशल सिक्योरिटी कवरेज है वो भी बढ़ाया जाना चाहिए, इसका दायरा बढ़ना चाहिए, ताकि इनफॉर्मल सेक्टर्स के जो लोग वर्कर्स हैं वो इसमें आ सके, माइग्रेंट्स वर्कर जो हैं वो आ सके इसमें, जीआरजी वर्कर जो हैं वो भी इस सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आ सके और बेनिफिट उठा सके। बैलेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड वेलफेयर। ठीक है। तो इस तरीके से हमें वेलफेयर को भी प्रमोट करना है और ग्रोथ को भी प्रमोट करना है, यानी कि इंडस्ट्रीज को भी प्रमोट करना जरूरी है और लेबर के राइट्स को भी सपोर्ट देना जरूरी है। तो इस तरीके से हमें एक बीच का रास्ता अख्तियार करना चाहिए जिसके जरिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हो और लेबर्स का वेलफेयर भी हो, सोसाइटी का भी वेलफेयर हो। लेबर रिफॉर्म शुड बी in the support of industrial growth and protect the workers dignity and welfare and maintain the harmony। ठीक है। तो इस तरीके से आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।